कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 21। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आरव आयंसी को अपने कमरे में ले जाता है। अब आगे आरव आयंसी को अपने रूम में ले आता है और आयंसी को बेड पर बैठा क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद आरव ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर आता है। हालांकि उसे शर्टलेस सोने की आदत थी, लेकिन आयंसी की वजह से टी शर्ट पहन लेता है ताकि उसे शर्टलेस देख पैनिक ना करने लगे। आरव क्लोजेट से निकल जैसे आयंसी के पास जाता है, आयंसी उसे धक्का देकर सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। पहले तो आरव को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन जब समझ आता है तो वो भी जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम के अंदर का नज़ारा देख आरव के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी, क्योंकि सामने आयंसी वॉश बेसिन में उल्टियाँ कर रही थी। आरव उसके पास जाकर उसके पीठ को सहलाने लगता है। उल्टियाँ करने के कारण आयंसी की आंखें में आंसू आ गए थे। उसका छोटा सा चेहरा भी मुरझा गया था। आरव उसका चेहरे ठंडे पानी से धोता है और प्यार से कहता है, आंसू ठीक हो ना गुड़िया, अब कैसा लग रहा है? आयंसी हाँ में सर हिलाती है और आरव की तरफ अपनी बाहें फैला देती है, जैसे कह रही है कि मुझसे चला नहीं जाएगा। आरव भी प्यार से आयंसी को गोद में उठा लेता है और ले जाकर धीरे से बेड पर लेटा देता है। फिर खुद भी दूसरे साइड आकर लेटकर आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, सो जाओ आंसू। आयंसी आरव को एकटक देखते रहती है। तब आरव कहता है, क्या हो गया बच्चा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आयंसी मासूमियत से कहती है, मम्मा। आयंसी की मम्मा कहने से पर आरव समझ जाता है कि आयंसी को हमेशा से सिया के साथ सोने की आदत है, लेकिन हर बार आयंसी सिया के साथ तो सो नहीं सकती थी। उसका दूसरे लोगों के करीब आना भी जरूरी था। आरव प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहते, आज आंसू मम्मा के साथ नहीं, आरव भैया के साथ सोएगी। ओके। आरव की बात सुन आयंसी कहती है, आंसू को नींद नहीं आ रहा। आरव आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहता है, आंसू को नींद नहीं आ रही है तो क्या हुआ, भैया है ना, भैया आंसू को सुलाएंगे। इतना बोल आरव प्यार से आयंसी के बालों में हाथ फेरने लगता है, जिससे कुछ ही देर में आयंसी सो जाती है। आयंसी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। आरव धीरे से उसका माथा चूमता है और लाइट ऑफ कर देता है। लाइट ऑफ होते ही आयंसी बिल्ली के बच्चे की तरह आरव से चिपक कर सो जाती है। आरव भी धीरे धीरे आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए सो जाता है। राघव इस वक्त रेयांश के साथ खेल रहा था और सिया किसी ख्याल में गुम थी। राघव सिया को आवाज देते हैं, लेकिन सिया कुछ नहीं बोलती। तब राघव उसके तरफ देखता है। सिया को कहीं खोया हुआ देख राघव उसे हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? राघव के हिलाने से सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, कुछ कहा आपने? राघव रेयांश को ले जाकर धीरे से उसके पालने में सुलाता है। फिर सिया के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर प्यार से कहता है, आंसू के बारे में सोच रही हूँ। आंसू का नाम सुनते ही सिया की आंखें नम हो जाती है। वो भरे हुए गले के साथ कहती है, मेरी बच्ची के साथ पता नहीं और क्या क्या होगा। वो छोटी सी बच्ची को इतना झेलना पड़ रहा है। मेरी बच्ची को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो खुद छोटी बच्ची है और वो एक बच्चे को कैसे संभालेगी? इतना बोल सिया रोने लगती है। तब राघव उसे अपने बाहों में भर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम ऐसे रो तो फिर आंसू को कैसे संभालेंगे? हम इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर आंसू को कैसे संभालेंगे? जानता हूँ ये वक्त बहुत नाजुक है, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। और रही बात आंसू के बच्चे की, तो एक गहरी सांस लेकर हम उसे संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। सिया राघव से दूर हो अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहती है, आंसू उसका क्या, वो क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगी? अभी तो हम लोग हैं उसके साथ, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में कोई तो चाहिए होगा ना, कोई ऐसा जो हमारी बच्ची को संभाले। राघव, आंसू अभी बच्ची है, अभी तो हमें ही उसे संभालना है। सिया को सुलाते हुए, सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। सिया बिस्तर पर लेटे आंखें बंद कर लेती है और राघव भी लाइट बंद कर बिस्तर पर लेटे अपनी आंखें बंद कर सिया की कही बातें के बारे में सोचते सोचते नींद की आगोश में चला जाता है। रात के 3 बज रहे थे। आयंसी आरव के साथ सोई थी। इस वक्त आयंसी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे देख साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कोई बुरा सपना देख रही है। अचानक उसे आयंसी चीखती है, उठकर बैठ जाती है।
आंसी की चीख सुन आरव की नींद भी खुल जाती है। वो जल्दी से उठकर लाइट चालू करता है और आंसी को देखता है, लेकिन आंसी को देख वो घबरा जाता है क्योंकि आंसी खुद में सिमटते हुए रोकर कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ मत करो, पास मत आओ। आरव जैसे आंसी को हाथ लगाता है वो उसका हाथ झटक देती है। आरव समझ जाता है कि आंसी को पैनिक अटैक आ रहा है। आरव आंसी को जल्दी से गले लगा लेता है और उसके बालों में हाथ फेर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बार बार कहती है, छोड़ो, जाना मत करो। आरव उसके शांत करते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ बच्चे। आरव आंसी को शांत करवा रहा था, जिससे कुछ ही देर में आंसी शांत हो जाती है और सो जाती है। आरव धीरे से उसके बेड पर सुलाता है, फिर लाइट बंद कर खुद भी उसके बगल में सो जाता है। देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं और आंसी का 7वां महीना लग जाता है। पता नहीं चलता वक्त कितने तेजी से निकल गया। इस 6 महीने में सभी लोगों ने आंसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, उसकी हर छोटी सी छोटी ज़रूरत को पूरी किया। ये 6 महीना आंसी ने आराम से गुजारा, लेकिन जैसे उसका पेट बढ़ रहा था उसे थोड़ी दिक्कत आने लगी। भले वो माँ बनने वाली थी, लेकिन थी तो एक 16 साल की बच्ची ही। उसके लिए ये सारी चीज़ें आसान नहीं थी। इन 6 महीनों में कुछ नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो ये था कि आंसी को अब ज़्यादा पैनिक अटैक नहीं आते थे। वो धीरे धीरे उस हादसे को भूलने लगी थी, लेकिन फिर भी अचानक उसके मन में के किसी कोने में उन लोगों का डर अभी भी मौजूद था। भले आंसी उस हादसे से उभर रही थी, लेकिन उसके तीनों भाई आज भी कुछ नहीं भूले थे। आंसी का पेट अब साफ साफ नजर आने लगा था। कभी कभी उसका बच्चा पेट में लात भी मारता था, जिससे वो रोने लगती थी, लेकिन सभी लोग उसे प्यार से समझाकर शांत कर देते थे। सुबह का वक्त था और सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। तानी धीरे धीरे आंसी को हाथ पकड़ कर डाइनिंग टेबल के पास लाती है और राघव के पास बैठ जाती है। आंसी ने बहुत प्यारा सा गुलाबी रंग का घुटने तक गाउन पहन रखा था, बालों को जुड़ा किया हुआ था, जिसमें से कुछ लट्टें उसके चेहरे को छू रही थी। पैरों में सफ़ेद रंग के जूते, कुछ मिलाकर आंसी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका हाथ इस वक्त अपने पेट पर था। आंसी अपने प्लेट को अपने मासूम नज़रों से देखते रहती है। तब सिया आंसी को देख प्यार से कहती है, आंसू रुको बेटा, मम्मा खिला देती है। सिया की बातें सुन राघव कहते हैं, आज आंसू मेरे हाथ से खाएगी। इतना बोल राघव आंसी को खिलाने जाता है तो वो मुंह नहीं खोलती, बस राघव को देखते रहती है। तब राघव प्यार से कहता है, क्या हुआ गुड़िया? आंसी कुछ नहीं कहती, बस दलिया को देख मुंह बनाने लगती है। तब तानी मुस्कुराकर कहती है, इसे चटपटा खाना खाना है। तानी की बातें सुन आंसी की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चखते हुए कहती है, आंसू को नूडल्स और मोमोज खाने हैं। इतना बोल वो अपने होठ पर जीभ फेरने लगती है। सभी आंसी की काफ़ी तरफ देखते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर आंसी मासूमियत से कहती है, आंसू को नहीं, बेबी को खाना है। इतना बोल वो अपना निचला होठ बाहर निकाल लेती है। आंसी की प्यारी सी हरकत पर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है। तानी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो, ड्रामेबाज। तानी की बातें सुन सिया किचन से आते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? सिया की बातें सुन तानी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आंसू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी सी है। सिया तानी को अपने आंखें छोटी कर घुरती है। तब सिया के हाथों में ट्रे देख अभी कहती है, दी ये क्या है? सिया ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखती है, फिर उसमें से रखे खाने के बर्तन को आंसी की तरफ बढ़ाकर कहती है, इसमें मेरी गुड़िया के लिए प्यारी प्यारी डिशेस है। आंसी जब उन बर्तनों से ढक्कन हटाती है तो देखती है कि उसमें छोले भटूरे देख आंसी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसे छोले भटूरे बहुत पसंद थी। राघव आंसी को नाश्ता खिलाते हुए विवान से कहते हैं, आज आंसू को सोनोग्राफी है ना? विवान हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ भाई, आज आंसू की सोनोग्राफी है, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। आंसी चुपचाप बैठी राघव के हाथ से नाश्ता कर रही थी। कुछ ही देर में सबका नाश्ता हो जाता है। आरव और राघव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और विवान आंसी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और आंसी विवान के साथ पीछे बैठी थी। इस वक्त उसका ध्यान बाहर की तरफ थी। वो सब कुछ बहुत उत्सुकता से देख रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के
सामने आकर रुकती है। विवान गाड़ी से उतरता है, फिर जाकर आंसी की तरफ का गेट खोल उसका हाथ पकड़ धीरे से उसे गाड़ी से बाहर उतारता है और उसका हाथ पकड़ धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। आंसी के हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद सभी उसे प्यार से देख रहे थे। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ उसका गुड मॉर्निंग का विश कर रहे थे। हॉस्पिटल ओबरॉय फैमिली का, और एनसी पहले भी यहाँ आ चुकी थी इसलिए सब अच्छे से उसे जानते थे। विवान एनसी को लेकर अपने कैबिन में जाता है। वहाँ पर पहले से ही एक नर्स मौजूद थी। आरव एनसी को लेकर जाकर बेड पर लिटाने को कहता है। वो तो नर्स वैसे ही करती है। वो धीरे से एनसी को उस छोटे से बेड पर लेटाती है। एनसी को बेड पर लेटने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो उस नर्स की मदद से लेट जाती है। थोड़ी देर में विवान आता है और एनसी के पास जाकर उसका गाउन ऊपर उठाता है और जिससे उसका पेट नज़र आ रहा था। वो उसके पेट में कुछ जेल लगता है। फिर एनसी के पेट में सोनोग्राफी मशीन लगाता है और उस मशीन की मदद से हमने स्क्रीन पर बच्चे को दिखता है। स्क्रीन पर ब्लैक दिख रहा था, लेकिन उसमें बच्चे की मूवमेंट पता चल रही थी। विवान एनसी से कहता है, आंसू वो देखो स्क्रीन में तुम्हारा बेबी। एनसी स्क्रीन में अपनी बच्चे को देख रही थी। बच्चे को देख उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो विवान से कहती है, छोटू बेबी बाहर कब आएगा, आंसू को खेलना है। एनसी इस वक्त अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए विवान को देख रही थी। विवान उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, बहुत जल्द आएगा बच्चा तुम्हारे बेबी। एनसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे की मुस्कान देख वहाँ खड़ी नर्स कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है, किसी की नज़र ना लगे। नर्स की बातें सुन एनसी मासूमियत से कहती है, आंसू और आंसू की बेबी को नज़र नहीं लगती है। आंसू की मम्मा आंसू और आंसू की बेबी का गला टीका लगाती है। एनसी की बातें बहुत प्यारी थी। सिर्फ बातें ही नहीं, वो भी बहुत प्यारी थी, इसलिए हॉस्पिटल में सभी उसे बहुत पसंद करते थे। विवान एनसी को उठाने में मदद करता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाकर बात करने के बाद फ़ोन रखकर एनसी से कहता है, बच्चा अभी ना हमें ऑफिस जाना होगा, अभी हम घर नहीं जा सकते। भाई का कॉल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऑफिस जाने का सुन एनसी के होठे पर प्यारी से मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना बहुत पसंद था। वहाँ पर सब एनसी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब से उसके साथ वो हादसा हुआ उसके बाद वो कभी ऑफिस नहीं गई। लेकिन आज वो विवान के साथ ऑफिस जाने के लिए बहुत खुश थी। विवान घर में फ़ोन करके बोल देता है कि एनसी को घर आने में वक्त लगेगा। उसके बाद वो एनसी को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। एनसी इतने महीने बाद ऑफिस जा रही थी, अब देखना था ये कि ऑफिस में क्या धमाका होता है। एनसी को सोनोग्राफी अच्छे से हो गई थी और कुछ ही देर में रिपोर्ट भी आ जाती है। उसके बाद विवान एनसी को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो दोनों इस वक्त कार में थे और एनसी बड़ी उत्सुकता से खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी अचानक से वो कहती है, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। एनसी के अचानक से ऐसे कहने पर विवान, जो गाड़ी इस वक्त अपना फ़ोन देख रहा था, वो घबरा जाता है और ड्राइवर से अचानक ब्रेक लगाता है, जिससे एनसी को आगे की तरफ झटका वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही विवान उसे पकड़ लेता है। फिर ड्राइवर से गुस्से में कहता है, लगता है जान प्यारी नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी से मन भर गया है क्या। विवान की धमकी भरी बातें सुन ड्राइवर के माथे पर पसीना आ जाता है, उसका गला सूखने लगता है। विवान एनसी के उभरे हुए पेट पर हाथ रखकर चिंता करते हुए कहता है, क्या हुआ बेटू, दर्द हो रहा है क्या। एनसी नाम सर हिलाकर विवान को खिड़की से कुछ दूरी पर मौजूद पानी पूरी का ठेला दिखाकर कहती है, आंसू को वो खाना है। विवान उस पानी पूरी के ठेले को देखता है, फिर एनसी से प्यार से कहता है, आंसू वो अच्छा नहीं है, तुम ऑफिस चलो, भैया ने ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें मंगा कर रखी है आंसू के लिए। विवान के समझाने पर एनसी की जिद करते हुए कहती है, आंसू को वो खाना है, वरना आंसू कड़वी कड़वी दवाई नहीं खाएगी, किसी से बात भी नहीं करेगी, सबके से कट्टी हो जाएगी। एनसी की जीत के आगे आखिरकार विवान को झुकना पड़ता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है चलो। ड्राइवर आकर गाड़ी को दरवाज़ा खोलता है, जिससे पहले एनसी अपने पेट पर हाथ रखकर उतरती है। उसके बाद विवान उतरता है और अपने आँखों पर सेट्स चढ़ा लेता है। विवान की पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वहाँ मौजूद सभी लोग विवान को मुड़ कर देख रहे थे, और जब उन लोगों का ध्यान एनसी के उभरे पेट पर जाता है तो वो लोग उसे अजीब से नज़रों से देखने लगते हैं। लेकिन विवान का ऑरा था कि इतना खतरनाक कि उन लोगों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। विवान एनसी का हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे चलते हुए पानी पूरी के ठेले के पास लेकर आता है। एनसी अपनी गुड़िया जैसे टिमटिमाते हुए आंखों से पानी पूरी को देख रही थी। इस वक्त उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो जिस हालत में थी, उस हालत में ये सब होना आम बात थी। विवान एक नज़र उस पानी
पूरी के ठेले को देखता है। उसके बाद अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, मैं बनाऊंगा पानी पूरी। विवान की बातें सुन पानी पूरी वाला उसे अजीब सी नज़रों से देखता है, फिर डरते हुए कहता है, साहब हम ऐसे कैसे आपको। वो इतना ही कहता है कि विवान अपने कोट से पॉकेट से 2000 का डल निकाल उसे देते हुए कहता है, इतना काफ़ी है। पैसे को देख उस आदमी की आंखें में लालच साफ नजर आ रहा था। वो जल्दी से लपक कर पैसे का बंडल ले लेता है और साइड खड़ा हो जाता है। उसके बाद विवान आंसी को पानी पूरी बनाकर खिलाता है, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। आंसी चटकारे लेकर पानी पूरी खा रही थी और विवान प्यार से उसे पानी पूरी बनाते हुए खिला रहा था। पानी पूरी खिलाने के बाद वो आंसी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। राघव इस वक्त अपने मीटिंग हॉल में था। आज उसकी 2-3 मीटिंग थी। इस वक्त मीटिंग हॉल का तापमान काफी बढ़ा हुआ था। इन्वेस्टर्स के माथे पर पसीने आ रहे थे। इस वक्त वो लोग खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने अनाथालय तुड़वाकर वहां मॉल बनाने की बात क्यों कही। राघव इस वक्त अपने चेयर पर पैर चढ़ाए राजा की तरह बैठा था। वो अपनी सर्द आवाज में कहता है, अनाथालय को तुड़वाने का आइडिया किसका था। राघव की इतनी कर्कश आवाज सुन वहां मौजूद लोगों का गला सूख रहा था। उन्हें मुंह से शब्द होनी निकल रही थी। उनके कानों में राघव की फिर से सर्द आवाज आती है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी कपकाने के लिए काफ़ी थी। राघव, मुझे एक ही बात दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है। एक आदमी अपने माथे पर पसीने पोंछते हुए डरते डरते कहता है, वो मेरा आइडिया था। अनाथालय की ज़मीन बहुत बड़ी है, वहाँ मॉल बनाने पर हमारा डबल मुनाफा होगा। बस आपके ऑर्डर का इंतजार है, फिर उन बच्चों को अनाथालय से बाहर फेंकेंगे। वो इतना ही कहता है कि उसकी एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। वो अपनी हथेली पकड़े दर्द से कराह रहा था। वहीं राघव अपने हाथों में गन पकड़े उस अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि राघव ओबरॉय उन बच्चों को कभी बेघर करेगा। वो लोगों को बेघर करना का बहुत शौक है ना, अब खुद बेघर होने के लिए तैयार हो जाओ। वो इतना बोल एक पल भी गवाए मीटिंग रूम से निकल जाता है और वहीं वो आदमी ठगा सा रह जाता है, क्योंकि उसका एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया था। राघव इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। उसके साथ आरव भी था, जो कई फाइल पढ़ रहा था। तभी उसके कैबिन में कोई नॉक करता है तो राघव उसे अंदर आने को कहता है। केबिन के अंदर एक हॉट सी लड़की, जिसने इस वक्त वाइट शर्ट और ग्रे स्कर्ट का साथ ब्लैक हिल पहना हुआ था, वो अपने हाथ में एक फाइल पकड़े हुए बड़ी अदा से चलते हुए केबिन के अंदर आती है। उस लड़की के कंधे तक आते स्ट्रेट हाई हील्स, हाईलाइट बाल, चेहरे पर मेकअप, शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए जिससे उसका क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। वो टिक टिक करते हुए राघव के पास जाती है और अपने हाथ में पकड़ी फाइल को उसकी तरफ बढ़ाकर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहती है, सर इस फाइल पर सिग्नेचर चाहिए था। फाइल देने के बहाने वो राघव के ऊपर झुकी रही थी, जिसमें से उसकी क्लीवेज और अधिक नजर आ रहे थे। उस लड़की को देख साफ पता चल रहा था कि उसके इरादे नेक नहीं है। आरव कब से उस लड़की की नौटंकी देख रहा था, लेकिन वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। राघव फाइल देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, मिस नीरा, लगता है आपको ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर गिरी जा रहे हो। राघव की बातें सुन वो लड़की, जिसका नाम नीरा था, वह झट से सीधा खड़ी हो जाती है और अपना सर झुकाते हुए कहती है, सॉरी सर, मैं तो बस वो फाइल। वो इतना ही कहती है कि राघव अपनी कड़क आवाज में कहता है, आउट। राघव के आउट करते ही नीरा वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उसे इस तरह भागते देख आरव की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहता है, बेचारी आपको सेड्यूस करने आई थी, लेकिन उसे क्या पता हम अपनी बीवियों के लिए अलावा किसी को नज़र उठाकर नहीं देखते, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत को देखे वो मर्द नहीं हो सकता। आरव की बातें सुन राघव के होठों पर भी हल्की मुस्कान तैर जाती है। एक कार ओबरॉय इंडस्ट्री के सामने आकर रुकती है और उसमें से विवान आंसी को लेकर उतरता है। आंसी बड़ी उत्सुकता से अपने सामने मौजूद बिल्डिंग और वहाँ की आसपास की चीज़ों को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे की मुस्कान देख विवान की भी अलग सुकून महसूस हो रहा था। विवान आंसी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो बच्चा। इतना बोल जैसे वो कदम बढ़ाने वाला होता है, तभी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन पॉकेट से निकल उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। उसके बाद आंसी को कहता है, बच्चा तुम जाकर गाड़ी में बैठो, भैया फ़ोन में बात करने के आते हैं।
फिर अंदर चलेंगे। इतना बोल वो फ़ोन उठा कुछ दूर जाकर बात करने लगता है। वहीं आंसी एक नज़र विमान को देखती है, फिर धीरे धीरे कंपनी के अंदर चले जाती है। वहाँ के गार्ड उसे नहीं रोकते क्योंकि उन्हें पता था कि आंसी कौन है। आंसी जब कंपनी के अंदर जाती है तो सभी उसे हैरानी से देखने लगते क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त बाद आंसी को देखा था। उन सबकी नज़रें जब आंसी के उभरे पेट पर जाती है तो सबका एक झटका लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। आंसी पूरी ऑफिस को देखते हुए चल रही थी, जिस कारण वो सामने से आते हुए एक लड़की से टकरा जाती है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेती है। वो लड़की आंसी को गुस्से में देखते हुए कहती है, ए लड़की, कहाँ घुसे चले जा रही हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी लोग चले आते हैं। उस लड़की की बातें सुन आंसी की आंखें नम हो जाती है। वो नम आंखों से कहती है, आंसू भिखारी नहीं है, ये ऑफिस ना आंसू के भय। वो इतना ही कहती है कि वो लड़की उसकी बातों को बीच में काट गुस्से से कहती है, चुप, ये ऑफिस तेरे बाप का है ना जो मुंह उठाए चले आई हो? आंसी के उभरे पेट को देख बड़ी घृणा से कहती, कितनी बेशरम लड़की हो, बहुत अच्छे से जानती हो मैं तुम जैसे लड़कियों को। ये मासूम चेहरा बना अमीर लोगों को फंसाकर उसकी बिस्तर गर्म करती हो। पता नहीं किसका गंदा खून अपने पेट में लेकर घूम रही हो। आंसी सिसकते हुए कहती है, मेरी बेबी गंदा नहीं है। आंसी का इस तरह जवाब देना वो लड़की पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में बदतमीज कहकर आंसी को धक्का दे देती है। वहीं ऑफिस में जो लोग आंसी को अच्छे से जानते थे उन सबकी सांसें अटक जाती है। अब वो लोग उस लड़की के लिए डर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब उस लड़की को भगवान भी नहीं बचा सकता। नीरा मुंह बनाते हुए राघव के केबिन से बाहर आती है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, आज आप मेरे हुस्न के जाल में नहीं फंसे तो क्या हुआ, बहुत जल्द आप खुद मेरे पास आएंगे राघव सर, तब आप भी मेरे होंगे और आपकी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। इस वक्त नीरा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस से आती हुई आंसी पर पड़ती है। आंसी को ऊपर से नीचे देख हुए वो खुद से कहती है, पता नहीं कैसे कैसे भिखमंगे लोग मुंह उठाते हुए चले आते हैं। इस लड़की को देख इसकी औकात दिखानी होगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की? इतना बोल नीरा अदा से चलते हुए आंसी की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त आंसी का ध्यान ऑफिस में देखने में था। वो सब कुछ बहुत उत्सुकता से देख रही थी। तभी वो नीरा से टकरा जाती है, या यूँ कहें कि नीरा जानबूझकर आंसी से टकराई थी ताकि उससे झगड़ा कर सके। आंसी नीरा को देख मासूमियत से कहती है, सॉरी। आंसी के सॉरी कहने पर भी नीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो बस आंसी की बेइज्जती करनी थी। वो गुस्से में से कहती है, ये लड़की कहाँ घुसे चले जा रही है? पता नहीं कहाँ से भिखारी लोग चले आते हैं। आंसी का चेहरा जिस पर कुछ देर पहले मुस्कान थी, अब नीरा की बातें सुन उस मुस्कान की जगह निराशा ने ले ली थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। आंसी नम आंखों से कहती है, आंसू भिखारी नहीं है, ये कंपनी आंसू के भय। वो इतना ही कहती है कि नीरा बेहद गुस्से से कहती है, हाँ, ये ऑफिस तेरे बाप का है ना? इस ऑफिस का गेट पर भी खड़े होने की औकात नहीं है तेरी। आंसी के उभरे हुए पेट को देख बड़ी घृणा से, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें जैसे लड़कियों को। अपना ये मासूम चेहरा देखा अमीरों को फंसाती हो ना जाने कितने के साथ सो चुकी हो। पता नहीं किसका गंदा खून अपने पेट में लेकर घूम रही हो। वो इतना ही कहती है कि आंसी सिसकते हुए कहती है, आंसू का बिम्बी गंदा नहीं है। आंसी का इस तरह जवाब देने नीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कहती है, बदतमीज लड़की। वो इतना ही बोल आंसी को धक्का दे देती है। वहीं ये सब देख ऑफिस में मौजूद लोगों की सांसें अटक जाती है क्योंकि वो लोग आंसी को अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि आंसी उन लोगों के तीनों बॉस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। गिरने के डर से आंसी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे महसूस होता है कि वो नहीं गिरी तब वो धीरे धीरे अपनी आंखों से आंखें खोलती है तो उसकी पनीली आंखें राघव की आंखों के से जा मिलती है। राघव को देख आंसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। अब तक वहां आरव और विमान भी आ गए थे। राघव आंसी को सीधा खड़ा करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम घबराते हुए कहता है, आंसू बेटू, तुम ठीक हो ना? राघव को इस तरह आंसी से प्यार से बात करता देख नीरा को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था उसके सामने मौजूद छोटी सी लड़की राघव पर डोरे डाल रही है। वो
आंसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए खुद को मासूम दिखाकर कहती है, अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये लड़की ऑफिस में बिना परमिशन घुस गई बेहद नफरत से। मैं इन जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो अमीर लड़कों को फंसाती है। वो इतना ही कहती है कि राघव उस गुस्से से तेज आवाज़ में कहता है, शट अप। एक और शब्द मेरी बच्ची के खिलाफ कहा तो तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। इस वक्त राघव की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। एक पल तो राघव को ऐसे देख नीरा अंदर तक कांप गई थी। उसके माथे पर पसीने उभर आए थे। राघव आगे कुछ कहता तभी उसके कानों में आंसी के सिसकते की आवाज़ आती है। राघव आंसी को देख परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ बेटू, दर्द हो रहा है क्या? आंसी नाम में सर हिलाकर नीरा की तरफ उंगली दिखाकर कहती, इन्होंने कहा कि आंसू का बेबी गंदा है। राघव को देख, आंसू का बेबी गंदा नहीं है ना? राघव आंसी का चेहरा अपने हाथों में भर प्यार से उसका माथा चूमकर कहता है, मेरी आंसू का बेबी बिल्कुल गंदा नहीं है। राघव को आंसी से इतने प्यार से बात करता देख नीरा समझ गई थी कि आंसी राघव के लिए बहुत खास है। राघव आंसी को आरव के साथ भेज देता है। आंसी के जाते ही राघव का चेहरा फिर से कठोर हो गया था। उसे देख सबको वहाँ का तापमान गिरता हुआ महसूस हो रहा था। राघव सबको एक नज़र देख गुस्से में कहता है, ये घटिया लड़की कब से मेरी बच्ची को बेइज्जती कर रही थी और तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। मेरी बच्ची को रोते हुए देखने के पैसे देता हूँ क्या मैं तुम्हें लोगों को? मैं तुम सबकी 1 महीने की सैलरी कैंसिल। नीरा को गुस्से से देख, और तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मेरी बच्ची के हर एक आंसू का कीमत वसूलूँ तुमसे। कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑफिस से निकालता हूँ। अब तुम्हें इस पूरे शहर में नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। सबकी तरफ देख, अगर किसी ने इसकी मदद करने का सोचा तो उसके पूरे साल की सैलरी कट कर दी जाएगी। इतना बोल वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे विवान भी चला जाता है। सारे एम्प्लॉय नीरा को बेहद गुस्से से देख रहे थे क्योंकि उसी की वजह से उन लोगों की सैलरी कटी गई थी। वहीं नीरा भूत बने खड़ी थी। कहाँ उसने इस कंपनी की मालकिन बनने का सपना देखा था और कहाँ अब उसके साथ ये नौकरी भी गई। राघव और विवान राघव के केबिन में आते हैं तो देखते हैं आयंसी सोफे पर बैठे रो रही थी और आरव उसे चुप करवा रहा था। राघव जाकर आयंसी के बगल में बैठ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, क्या हो गया गुड़िया, क्यों रो रही हो? आयंसी राघव से दूर होकर अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए कहती है, टेडू। विवान जाकर आयंसी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है तो आयंसी उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पीती है, फिर विवान को गिलास दे देती है। विवान आयंसी के पैरों के पास बैठता है और उसके उभरे हुए पेटों को देख प्यार से कहता है, आंसू का टेडू बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी मम्मा रोए। आयंसी झट से अपने आंसू पोंछकर कहती है, आंसू बिल्कुल नहीं रो रही है। विवान उसका चेहरा अपने हाथों में थाम मुस्कुराकर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा। विवान की बातें सुन आयंसी की होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जानते हैं सबको उत्सुकता है गुनहगारों को सजा होते हुए देखने का, चिंता मत करो वो भी बहुत नज़दीक है। लेकिन जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयंसी इस वक्त राघव के कैबिन में मौजूद थी, उसके साथ उसके तीनों भाई भी थे। आयंसी सोफे पर बैठी टुकुर टुकुर अपने सामने मौजूद टेबल को देख रही थी जो इस वक्त पूरी तरह खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों से भरी हुई थी। टेबल में इस वक्त नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, मोमोज और मिल्क शेक था। ये सब देख आयंसी के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने बगल में बैठे विवान को देख मासूमियत से कहती है, ये सब आंसू के लिए है। विवान मुस्कुराकर कहता है, हाँ मेरी गुड़िया, ये सब तेरे लिए है। आयंसी खुश हो जाती है। वहीं अपनी चेयर पर बैठे राघव को होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो इस वक्त मीटिंग की फाइलें देख रहा था और आरव भी उसके साथ काम कर रहा था। आयंसी विवान को देख कहती है, भैया जल्दी जल्दी खिलाओ ना आंसू को ये टेस्टी खाना। विवान मुस्कुराते हुए उसे खिलाते लगता है। आयंसी खाते हुए कहते हैं, यमी यमी। विवान आयंसी को अच्छे से खिला देता है और उसके बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ कर देता है। राघव अपने चेयर से उठते हुए कहता है, चलो क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग में राघव और विवान को जाना था, इसलिए आरव
से कहता है, आंसू को अंदर रूम में सुला देना। आंसी के पास जा घुटने के बल बैठ। आंसू बेटू, भैया ना अभी आ जाएंगे, बस अब तब तक तुम अपने आरव भैया के साथ रहना और इस केबिन से बाहर मत जाना। आंसी अपनी मासूम नज़रों से राघव को टुकुर टुकुर देखने लगती है। उसे देख ये कहना मुश्किल था कि उसे राघव की बातें समझ आई या नहीं, लेकिन आंसी हाँ में सर हिला देती है। राघव आंसी का माथा चूमकर विवान के साथ केबिन से निकल जाता है। आंसी एकटक दरवाजे को देख रही थी जहाँ से इस वक्त राघव और विवान गए थे। आंसी को दरवाजे की तरफ देखता देख आरव उसके पास आता है और उसके हाथ पकड़ प्यार से कहता है, आंसू चलो हम लोग रूम में चलकर टीवी देखते हैं। आरव की बातें सुन आंसी की आंखों में चमक आ जाती है। आरव आंसी का हाथ पकड़ उसे धीरे से सोफे से उठाता है और रूम की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि आंसी को अपने उभरे हुए पेट के कारण उठने बैठने और चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन सभी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, इसलिए आंसी को ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता था। आरव आंसी को केबिन में के अंदर मौजूद एक ही रूम में लेकर आता है। ये रूम राघव का था। जब भी वो काम करते हुए थक जाता था तो उसे काम करते करते रात हो जाती थी तो वो इसी रूम में आराम करता था। आरव आंसी को ले जाकर बेड में बैठता है और उसके कमर के पीछे एक तकिया लगा देता है ताकि उसे बैठने में परेशानी ना हो। उसके बाद धीरे से आंसी के जूते खोल वो भी बेड पर आ जाता है। आरव तब चालू करता है और आंसी के साथ डोरेमोन देखने लगता है। कार्टून देखते देखते आंसी खुद ही खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगती है तो आरव टीवी बंद कर आंसी को अच्छे से सुला देता है। आरव आंसी के पास बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठा था। वो आंसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, कितने अजीब हालत है ना गुड़िया, तुम्हारे बच्चे की आने की सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे थी। आज तुम माँ भी बनने वाली हो, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं अपना पा रहा हूँ। आंसी के पेट पर हाथ रख, जानता हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तो मेरी मासूम बच्ची की भी नहीं है। उन दरिंदों की हैवानियत की निशानी है तू, वो हैवानियत जो उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ किया। एक मासूम बच्ची पर दया तक नहीं आई उन्हें। आंसी के चेहरे को देख, मेरा हमेशा से सपना था आंसू तुम्हें दुल्हन बनते हुए देखने का। कितना अच्छा होता ना हम तुम्हारी शादी करते, फिर तुम्हें प्रेग्नेंट होती तो हम सब कितने खुश होते। ये सब बोलते हुए आरव के होठों पर मुस्कान थी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमारे दुश्मन हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ इतना घटिया हरकत करेंगे। तुम्हारे दर्द का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भले लोगों को ये दरिंदे तुम्हारे गुनहगार लग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे सबसे बड़ा गुनहगार हम लोग हैं। अगर हम लोग तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करते तो ये नहीं होता, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं गलत नहीं होने देंगे। आंसू, तुम्हारे लाइफ की सारी खुशियाँ तुम्हें मिलेगी। ये सब कहते हुए आरव का गला भर आया था और आरव की आंखें नम हो गई थी। वो धीरे से आंसी के माथे को चूमता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर रूम से निकल जाता है। आरव इस वक्त केबिन में था और ग्लास वॉल से बाहर देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका एक हाथ पैंट की जेब में था और दूसरे हाथ में फ़ोन को कान में लगाया हुआ था। सामने से कुछ कहा जाता है जिससे सुनना आरव के होठों पर मुस्कान आ जाती। वो अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, खातिरदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना बोल वो फ़ोन काट देता है और एकटक ग्लास वॉल से पूरे मुंबई शहर को देखने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रही थी। अभी ये वो आरव लग ही नहीं रहा था जो आंसी के सामने कमज़ोर पड़ा रहता था। ये तो कोई और ही लग रहा था। आंसी आराम से सो रही थी, तभी उसकी नींद खुलती है। वो धीरे धीरे उठती है और अपनी आंखें मलने लगती है। तभी अभी भी आंसी की आंखों में नींद नज़र आ रही थी। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो कच्ची नींद से उठी है हुई गई है। वो अपने आसपास से देखते है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। ये देख उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। आंसी का चेहरा देख कोई भी कह सकता था कि वो किसी भी पल रोने वाली है। आरव इस वक्त केबिन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वहीं आंसी आराम से कमरे में सो रही थी। धीरे धीरे आंसी नींद टूटने लगती है। वो अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रख कसमसाते हुए उठकर बैठ जाती है। अभी भी उसकी आंखें नींद से बोझल थी। सोने के कारण उसकी जूड़े में बंधे बालों
खुलकर उसके कमर तक आ गए थे। आयंसी अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता। पूरे कमरे में इस वक्त वो अकेली थी। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो सिसकते हुए कहती है, भैया भैया आंसू को छोड़कर चल गए। आयंसी झटके से बेड से उतरती है। उसे अपने उभरे हुए पेट के कारण बहुत दिक्कत हो रही थी उससे, और झटके से उतरने के कारण उसके हल्का पेट में दर्द होने लगता है। वो अपने पेट पर हाथ रख धीरे धीरे कमरे से निकल जाती है। कमरे से निकल वो केबिन में आती है, लेकिन उसका ध्यान फ़ोन पर बात कर रहे आरव पर नहीं जाता। वो सीधा केबिन का दरवाज़ा खोल बाहर निकल जाती है। आयंसी अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन उन लोगों का ध्यान आयंसी और उसके उभरे हुए पेट पर ही था। पर उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे कुछ कह सके। आयंसी अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। वो राघव को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नज़र ही नहीं आ रहा था। राघव को ना देख आयंसी सिसकने लगती है। उसे सिसकने की आवाज़ सुन वहाँ मौजूद कुछ एम्प्लॉय डर जाते हैं। उन्हें डर इस बात का था कि राघव उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। वो अभी सिसक ही रही थी कि एक एम्प्लॉय वहाँ आता है और आयंसी से बड़े प्यार से पूछता है, मैम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? उस लड़के को देख आयंसी डर जाती है और पीछे खिसकते हुए कहती है, भैया। वो लड़का फिर से बड़े प्यार से कहता है, मैम डरिए मत, चलिए मैं आपको राघव सर के पास ले चलता हूँ। आयंसी उस लड़के के पीछे जाने लगती है। तभी दो लड़कियाँ की आवाज़ उनके कानों में आती है जो आपस में फुसफुसा रही थी। पहली लड़की, ये बॉस की बहन प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका बच्चा है, इसे देखकर तो लगता है नहीं शादीशुदा है। दूसरी लड़की, और मैंने इसे पेपर में देखा था, इसके बारे में लिखा था, ये सिर्फ 16 साल की है, इतनी छोटी उम्र में ये प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसके नाम कर आई अपनी वर्जिनिटी। वैसे भी ये बड़े घर की लड़कियां ओ की बात ही अलग होती है। पहले लड़कियां, धीरे बोल, अगर बॉस तक ये बात गई तो हमारी नौकरी भी जाएगी। वो लड़कियां अपने कामों में लग जाती है और आयंसी उस एम्प्लॉय के साथ चली जाती है। राघव इस वक्त मीटिंग हॉल में था। इस वक्त उसके साथ विवान भी मौजूद था। ये मीटिंग किसी बहुत बड़े डील के लिए हो रही थी। उन दोनों के अलावा वहाँ कुछ इन्वेस्टर्स भी मौजूद थे। राघव टेबल पर पेपर वेट घुमाते हुए कहता है, मुझे वहाँ मॉल खोलना है किसी भी कीमत में, और वो ज़मीन मुझे चाहिए। बताओ कितने चाहिए तुम लोगों को? वो इन्वेस्टर्स अपने माथे पर आए पसीने पोंछने लगते हैं, क्योंकि राघव का ऑरा था इतना खतरनाक कि अच्छों का पसीना छूट जाए। उन इन्वेस्टर्स में से एक कहता है, सर उस ज़मीन पर दुबई के किंग की भी नज़र है, वो भी ये ज़मीन चाहते हैं। ये सब बोलते हुए उस इन्वेस्टर्स की ज़बान लड़खड़ा रही थी। वहीं दुबई के किंग का नाम सुन राघव के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कुछ कहता, तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके परमिशन के बिना कोई अंदर आए। वहीं वो इन्वेस्टर्स दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां इस वक्त आयंसी चल आ रही थी। आयंसी के लिए उन सभी को डर लग रहा था कि राघव गुस्से में उसे कुछ कर न दे। आयंसी अपने आंखों में आंसू लिए राघव के पास जाती है और जाकर सीधा उसके गोद में बैठ जाती है। ये नज़ारा देख वहाँ मौजूद लोगों की आंखों बाहर आने को तैयार थी, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए ये हैरानी वाली बात थी कि राघव के चेहरे पर उस लड़की को देख मुस्कान थी और वो उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था। राघव प्यार से आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बेटू तुम यहाँ क्यों आई? आयंसी राघव को देख अपने आंखों में आंसू लिए कहती है, आंसू को अकेले डर लग रहा था, सब आंसू को अकेला छोड़कर चले गए। राघव उसके आंसू पूछता है और प्यार से उसका माथा चमकर कहता है, अब कोई आंसू को छोड़कर नहीं जाएगा। वहाँ मौजूद इन्वेस्टर्स में एक ऐसा भी शख्स मौजूद था जो आयंसी को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका ध्यान इस वक्त आयंसी के उभरे हुए पेट पर जाकर ठहर जाता है। वो मुस्कुराते हुए राघव से कहता है, मुझे नहीं पता था मिस्टर ओबराय आपको कम उम्र की लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। आयंसी को देख, वैसे इससे आप तीनों की रातें अच्छे से कटती होगी, अच्छे से खुश करती होगी ये आप तीनों को। ये तो उसका उभरा हुआ पेट देखकर पता चल रहा है। वैसे एक रात गुजारने का कितना लेती है, कितना लेगी ये मेरे साथ सोने का? उस शख्स की आंखों में आयंसी के लिए हवा साफ नजर आ रही थी। वहीं उसकी बातें सुन राघव और विवान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ये भी आ गया मरने, अरे कोई तो इस बच्ची पर रहम करो। आयंसी मासूमियत से उस आदमी से कहती है, आंसू अपने मम्मा
माँ भैया के साथ सोती है, आपको साथ नहीं सोएगी अंकल। अचानक ही राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो झट से आंसी का चेहरा अपने सीने में छुपा लेता है। तभी वो शख्स जमीन में गिरा जाता है। उसके माथों के बीचे बीच गोली जाती है और गोली चलने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव था। वो अपना गन अपने कोट में रख लेता है। राघव सबकी तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, मेरी बच्ची साथ है इसलिए आसान मौत दिया, वरना तुम लोग किंग का नियम जानते हो। राघव की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वहाँ मौजूद लोगों की रूह कांप गई। कुछ ही देर में राघव के आदमी उस मरे हुए शख्स को वहां से ले गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। विवान आंसी का पैर उठा उसे अपने पैर पर रख देता है। आंसू, बिना स्लीपर्स के क्यों आई तुम? ठंड लग जाएगी ना? आंसी बस राघव के सीने से लग जा रहती है, कुछ नहीं कहती। तब राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं, आंसू अभी तुम आरव भैया के साथ जाओ। अगर तुम आरव भैया के साथ जाओगी तो भैया तुम्हें बड़ा वाला चॉकलेट देंगे। आंसी राघव के सीने से निकल उसे अपनी मासूम नज़रों से देखते हुए कहती है, और आंसू के बेबी को अब क्या जवाब देगा राघव? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी